नमस्कार। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां बैंक को किसी की प्रॉपर्टी जब्त करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत ही ना पड़े। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन साल 2002 में भारत में ठीक ऐसा ही एक कानून आया। एक ऐसा कानून जिसने बैंकों और कर्जदारों के बीच के रिश्ते को कह सकते हैं पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज हम इसी की कहानी जानेंगे, सरफेसी अधिनियम की। और यही वो एक सवाल था जिसके इर्द गिर्द पूरा सरफेसी एक्ट 2002 बुना गया। मतलब इसी एक सोच ने, इस एक आइडिया ने पूरे कानून को जन्म दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे कानून की जरूरत पड़ी ही क्यों? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना होगा, साल 2002 से भी पहले। उस दौर में भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा था, और वो संकट था डूबे हुए कर्जों का, एक पहाड़ जैसा संकट। और जब हम कहते हैं पहाड़ जैसा संकट, तो इसका मतलब समझिए। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2002 से पहले भारतीय बैंकों का 1,10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा बैड लोन्स में फंसा हुआ था। ये रकम इतनी बड़ी थी कि इसने सच में पूरे बैंकिंग सिस्टम की कमर तोड़कर रख दी थी। तो ये बैड लोन्स हैं क्या चीज? देखिए, बैंकिंग की भाषा में इन्हें एक खास नाम दिया गया है, एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। आसान भाषा में कहें तो ये वो कर्ज हैं जिसके वापस आने की उम्मीद बैंक ने, आप कह सकते हैं, लगभग छोड़ ही दी है। अब उस जमाने में सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या थी? कि जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होता था, मतलब कोई कर्ज नहीं चुकाता था, तो बैंकों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना। और ये जो प्रक्रिया थी ना, ये बेहद लंबी और अनिश्चित थी। केस सालों साल चलते रहते थे और पैसा वापस मिलेगा भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। सिस्टम जैसे पूरी तरह से जाम हो चुका था। तो इस बीमार पड़ चुके बैंकिंग सेक्टर को बचाने के लिए एक बहुत ही कड़ी दवा की जरूरत थी, और वो दवा आई साल 2002 में सरफेसी अधिनियम के रूप में। ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये एक ऐसा कानून था जिसने आते ही, आप कह सकते हैं, खेल के सारे नियम ही बदल दिए। इस कानून ने बैंकों को एक जबरदस्त, एक असाधारण ताकत दे दी। अब अगर कोई लोन एनपीए बन जाता है, तो बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए सीधे सीधे उस संपत्ति पर कब्जा कर सकते थे जिसे गारंटी के तौर पर रखा गया था। और सबसे बड़ी बात, बिना कोर्ट के लंबे लंबे चक्कर काटे। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि बैंक क्या किसी भी संपत्ति पर कब्जा कर सकते थे? नहीं, ये कानून सिर्फ सिक्योर्ड एसेट्स पर लागू होता था। मतलब सिर्फ उस प्रॉपर्टी या संपत्ति पर जिसे लोन लेते समय गारंटी के तौर पर, या जिसे हम कोलैटरल कहते हैं, उसके तौर पर रखा गया था। जैसे मान लीजिए किसी का घर, जमीन या कोई फैक्ट्री। तो ठीक है, कानून आ गया, बैंकों को पावर मिल गई, पर यह असल में काम कैसे करता है? चलिए अब डिफॉल्ट से लेकर नीलामी तक की इसकी पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, इसकी प्रक्रिया काफी सीधी सादी है। सबसे पहला स्टेप, बैंक कर्जदार को एक नोटिस भेजता है और उसे अपना बकाया चुकाने के लिए 60 दिन का वक्त देता है। अब अगर इन 60 दिनों में पैसा वापस नहीं आता, तो दूसरा स्टेप, बैंक उस संपत्ति पर कब्जा कर लेता है। हाँ, यहां पर कर्जदार के पास एक ऑप्शन होता है कि वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल यानी डीआरटी में अपील कर सकता है, लेकिन बैंक की कार्रवाई तब भी नहीं रुकती। और आखिर में कब्जा करने के बाद बैंक अपना पैसा वसूलने के लिए उस संपत्ति की नीलामी कर सकता है। तो जाहिर है, इस कानून ने भारत में लोन देने और लोन लेने के पूरे कल्चर को ही बदल कर रख दिया। एक नए दौर की शुरुआत हुई। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, इस बदलाव के भी दो पहलू थे, एक सिक्के के दो पहलू की तरह, और दोनों को समझना बहुत जरूरी है। इसका असर वाकई दो तरफा था। चलिए पहले बैंकों के नजरिए से देखते हैं। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी राहत थी। उनके एनपीएज यानी डूबे हुए कर्ज तेजी से कम होने लगे, पैसे की रिकवरी फास्ट हो गई, और इससे पूरे सिस्टम में एक नया क्रेडिट डिसिप्लिन आया। लेकिन अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। कर्जदारों के लिए ये जोखिम भरा था। उनके पास कानूनी रास्ते बहुत कम रह गए थे, और जाहिर है इस पावर शिफ्ट में बैंकों का पलड़ा काफी भारी हो गया था। तो इस बात में कोई शक नहीं कि इस कानून ने देश के फाइनेंशियल सिस्टम की सफाई तो कर दी, लेकिन एक बहस हमेशा के लिए छिड़ गई, और वो आज भी जारी है कि इस सफाई की कीमत कहीं आम इंसान को तो नहीं चुकानी पड़ी। और देखिए, इस नए माहौल में एक और चीज हुई। एक नई तरह की कंपनी का जन्म हुआ, जिन्हें हम कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, या शॉर्ट में एआरसी।
अब ये करती क्या है? ये एक तरह से बैंकों से उनके डूबे हुए कर्ज यानी एनपीएस खरीद लेती हैं। इससे होता यह है कि बैंकों की बैलेंस शीट तो एकदम क्लीन हो जाती है और फिर उन कर्जों को वसूलने का सिरदर्द एआरसी का हो जाता है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, सरफेसी एक्ट आखिर है क्या? क्या ये देश की आर्थिक स्थिरता के लिए एक जरूरी हथियार है, या फिर ये बैंकों के हाथ में दी गई एक ऐसी ताकत है जिस पर और ज्यादा कंट्रोल और बैलेंस की जरूरत है? शायद इसका सही जवाब इन दोनों के कहीं बीच में छिपा है, और यही वजह है कि शक्तिशाली कानून पर बहस आज भी उतनी ही गर्म है जितनी कल थी।